नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम राष्ट्र की आवाज़ में आपका स्वागत है। और आज हम हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में, और बुलंदशहर जनपद के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग, कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी हैं। आज हम लोग इनसे बात करेंगे, जानेंगे देश और उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में जो सरकारें काम कर रही हैं, उन सरकारों के बारे में इन लोगों का क्या सोचना है। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा के चुनाव के बारे में आप लोग किस तरीके से सोचते हैं, और बहुत सी बातों पे आपसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं सब। शुभ नाम आपका? सर्विस राणा, शिवसेना जिलाध्यक्ष बुलंदशहर। आप शिवसेना के जिलाध्यक्ष हैं? जी। तो अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार पिछले 9-10 साल से यहाँ देश में काम कर रही है, तो उनकी नीतियों से आप कितने संतुष्ट हैं, या क्या आप लोगों का सोचना है? बुलंदशहर से चुनाव यहाँ से और कुछ लोग भाजपा से लड़े हुए हैं। केंद्र की जो सरकार है इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर जो चल रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। मगर स्थिति क्या है, महंगाई बहुत चरम सीमा पर बढ़ गई है। बच्चों को रोजगार नहीं है। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे कहाँ से। बहुत सारी कमियां भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। देश को मजबूत किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, इससे बड़े हम लोग खुश हैं। मगर स्थिति है, जब हमारे लिए रोजगार बढ़ जाएगा तो इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। हमारे बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी। महंगाई पर अगर काबू पा जाएंगे तो स्थिति बहुत अच्छी होगी। हम चाहेंगे कि आगे सरकार ही नहीं की रहे। आप एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो कोई एक आइडिया देंगे आप सरकार को कि भाई महंगाई कैसे कम हो सकती है, या रोजगार कैसे कम, रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे? भाई ऐसा है, जिस समय भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। बहुत सारे आंदोलन भाजपा ने किए। उस समय 450 रुपये का सिलेंडर था। चिल्ला कर सभी भाजपा के विधायक MP वगैरह कह रहे थे कि ये महंगाई है और महंगाई है। आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। लोकसभा के चुनाव को देखते हुए क्या कहना, 200 रुपये कम कर दिए। तो ये क्या है? ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। वोटों की राजनीति नहीं, हकीकत में महंगाई कम होनी चाहिए जिससे जनता को सुविधा हो, परेशानी ना हो। चलिए ठीक है जी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अभिनव वर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे यहाँ। तो अभी जो शिवसेना के जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी, तो इस पर आप का क्या वर्जन है? आप क्या? देखिए, महंगाई जिस तरह से बढ़ी है उसी तरह से योजनाएं और जो है सरकारी योजनाएं भी बढ़ी हैं। आज स्टैंड अप इंडिया और स्किल डेवलपमेंट के अनुसार जो कौशल विकास योजना है, जिससे हमारी युवाओं को नया रोजगार मिल रहा है, तो उसके संसाधन भी बढ़े हैं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि भी बढ़ रही है, लेकिन आवश्यकताओं के अनुसार और चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। चलिए ठीक है जी। मैडम, शुभ नाम आपका? मेरा नाम बबीता तंवर। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई? मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से? जी जी। तो जनसंख्या के लिए क्या कार्य कर रहे हैं आपका संगठन? जनसंख्या के लिए हमारा जो संगठन कार्य कर रहा है, धरने दे रहा है, और अभी जो है हस्ताक्षर मिशन चल रहा है। इसमें हम 25 से 30 अक्टूबर के बीच में बहुत बड़ा धरना करने जा रहे हैं, जो दिल्ली में करेंगे। और केंद्र सरकार को जो हमारा पिछले कुछ समय से हस्ताक्षर मिशन चल रहा है, वो ये दिखाएंगे कि जनता इतनी हमारे पक्ष में है कि जो बढ़ती जनसंख्या है इस पर किस तरह रोक लगाई जाए, और ये हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी चर्चा बीच में हुई थी कि भाई गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, तो इसके बारे में कुछ जानती हैं आप? नहीं सर, अभी मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? सुनीता देवी। सुनीता देवी, आप किस संगठन से जुड़ी हुई हैं? किसान यूनियन भूमिपुत्र। अभी क्या दायित्व है आपके पास? मैं जिलाध्यक्ष। अच्छा, जिलाध्यक्ष हैं। किसानों के लिए अभी वर्तमान सरकार कैसा कार्य कर रही है, क्या आपका कहना है? सरकार तो अभी कुछ नहीं कर रही है। सरकार तो अभी ये देखो, मौसम ऐसा हो जाता है, बारिश में किसानों की फसल वो हो गई है, खराब हो गई है, उसके लिए कुछ सरकार ने कोई वो नहीं किया है। क्या नहीं किया है सरकार ने? सरकार ने जैसे मुआवजा है किसान की, ये क्रेडिट कार्ड, ये कृषि कार्ड है, ये भी वो नहीं करे हैं, माफ़ कर देते हैं।
या जो खराब फसल हो गई है उसके लिए किसानों को फसल बीमा योजना चला तो रखी है उन्होंने? नहीं चला रखी है। कहाँ चला रखी है? बोलते हैं कहाँ मिल रही है? नहीं चल रही है। नहीं चल रही है। नहीं चल रही है। आपका कहना ये है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है? नहीं, अभी नहीं कर रही है कुछ भी। अच्छा, पहले कुछ कर रही थी? कुछ कर रही, नहीं कर रही, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, जो भाजपा के कैंडिडेटों से बात करते हैं। किसान यूनियन से जुड़ी हुई जो मैडम हैं, ये बोल रही हैं कि किसानों के लिए भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को लाभ दिया गया। 6,000 प्रति वर्ष जो सम्मान निधि है किसानों के खातों में डायरेक्ट पहुंच रही है, जिसका 2.41 लाख करोड़ वितरित हो चुका है। तो काम हो रहा है। उसके अलावा स्टार्टअप जो योजना है उसके द्वारा भी किसानों को सीधा मदद दी जा रही है। चलिए ठीक है, आप शिवसेना से जुड़े हुए हैं। शिवसेना भी भाजपा का अलायंस रहा है पहले, और अभी आजकल वो अलायंस में नहीं है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उद्धव ठाकरे, वो पहले कोर हिंदुत्व की राजनीति करते थे, लेकिन आजकल वो बयान सनातन और हिंदुत्व पर थोड़ा सा अपोजिट जवाब देने लगे हैं। तो इसमें क्या समझते हैं आप? ऐसा है, मैं भली बात ही आपके चैनल द्वारा माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र हैं वो। जिस तरीके से सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है कि हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी नहीं है। आज प्रत्येक कट्टर शिव सैनिक है उनका बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चलकर और आदर्शों पर चलकर कार्य कर रहा है। आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं आप। राम मंदिर बाला साहब ठाकरे जी की देन है। जिस समय बाबरी विध्वंस हुआ था उस दौरान किसी भी भाजपा के नेता ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। बाला साहब ठाकरे जी निकल के आए और उन्होंने कहा कि अगर हमारे हिंदुत्व ने, हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है, हमें गर्व है। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? आज भी उनका दस्तक पुत्र उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की बात करते हैं। मगर कुछ असामाजिक तत्व राजनीति के लिए तैयार हुए उस दिशा निर्देश को गलत तरीके से एक सामना, यानी एक दिशा निर्देश को फैला रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी नहीं, उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व पे थे, आज भी हिंदुत्व पे बोल रहे हैं। और हम बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे शिव सैनिक हैं। जब तक जिएंगे, जब तक इस धरती पर रहेंगे, बाला साहब ठाकरे जी के आदर्शों पर काम करेंगे। ये उद्धव ठाकरे जो आपके अध्यक्ष हैं, ये अभी जो अपोजिशन का एक संगठन बना है इंडिया के नाम से, उसी में आप भी कार्य कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक एक उनकी अपनी एक सोची समझी एक पहल है या क्या है? क्योंकि बीजेपी और शिवसेना दोनों एक जैसे ही सिद्धांतों पर चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा राजनीतिक कुछ समीकरण ऐसे हुए हैं कि उद्धव ठाकरे जी उनसे अलग हैं। तो उद्धव ठाकरे जी अलग नहीं है, हाँ। भाजपा के विचार उनसे अलग हैं। उद्धव ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं, आज उन्हीं के विचारों पर चल रहे हैं। मगर राजनीति कुछ लोग विधायकों को खरीदकर, सांसदों को खरीदकर अपनी सत्ता में जो बैठे हुए हैं, उस वजह से उन नीतियों पर नहीं उद्धव ठाकरे चल रहे हैं। जिस दौरान भाजपा का और शिवसेना का गठबंधन था, 30 साल गठबंधन रहा है, जिस दौरान बाला साहब ठाकरे जी थे, और बाला साहब ठाकरे के मरणोपरांत जिन लोगों को बाला साहब ने सहारा दिया, जिनको वहां पर निकाल के लेके आए और जिनको सत्ता में बैठाया, आज वो उद्धव ठाकरे जी के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये शिव सैनिकों को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए हम अलग से काम कर रहे हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, कोई हिंदुत्व के विरोध में नहीं है। आज भी हम हिंदुत्व के पक्ष में हमेशा रहेंगे। अभिनव जी, क्या कहना है कि देखिए, जो बाला साहब ठाकरे जी की सोच थी, आज उनके जो पुत्र हैं उस सोच से भटक गए हैं। इसीलिए जो ऐसे लोग थे आज उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं। अगर यही कारण है, आज उनकी पार्टी के 2 फाड़ हो चुके हैं। अगर उन सिद्धांतों को आज जीवित रखते, उस हिंदुत्ववादी सोच को आज जिंदा रखते, तो आज महाराष्ट्र में ये स्थिति ना होती। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार हैं। चलिए ठीक है मैडम, 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी आ रहे हैं, तो देश में भाजपा की सरकार है जी। तो 2024 के इलेक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसा कि भाजपा का अगर हम कार्य पिछला उठा करके देखते हैं, केवल 2 उन पर अगर वो चलते हैं, बेरोजगारी और एक महंगाई।
उस पर थोड़ा सा और अगर वो अपना ध्यान दें, इसको कम कर दें। वैसे भाजपा की सरकार जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, बहन बेटियों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया है। जो बेटियां रात में 12 बजे निकलने में सहमती थी, डरती थी, वो मतलब कि अपना कार्य भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, आती भी हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं उनके लिए भी। बस थोड़ा सा महंगाई और बेरोजगारी पर अगर ध्यान दें, हमारे बच्चों को भी नौकरियां मिलेंगी, और तो उससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है बीजेपी से ज़्यादा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का मतलब बेस्ट है। बेस्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और कुछ? लॉ एंड ऑर्डर के अलावा देखिए क्या कहते हैं, धरातल पर जैसा कि हम देखते हैं, बहुत सारे पहले क्या होता था कि जैसे गुंडागर्दी होती थी, मार पिटाई होती थी, चोरी होती थी, छीना झपटी होती थी। मान ली बैंक से कोई निकल रहा है बंदा, उसका पर्ची छीन करके ले गए। तो अब ऐसा नहीं है, ऐसा करने से पहले डरते हैं। उनको ये डर लगता है कि ऐसा ना हो योगी जी हमारी फ़ोटो लगा दें और फिर हमसे ही वो ले लें, तो उन्हें देना पड़ेगा, लेने से पहले उनको देना पड़ जाएगा। तो ये अच्छा कार्य कर रही है बीजेपी। चलिए ठीक है। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आप बीजेपी का कैसा यहाँ देखते हैं माहौल, क्या है? बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। हमने भी अभी पिछली बार जो यहाँ से आदरणीय दीप्ति मित्तल जी चेयरमैन बनी, हम उनको समर्थन दिया है। हम कुछ ही विरोध में नहीं हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, जो जनता के हित के काम करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, लोगों में जब बात करते हैं तो सब भाजपा बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन अपोजिशन के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि भाजपा कुछ कार्य नहीं कर रही है, ये कमियां हैं, ये चीज़ें हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, कमियां तो कुछ नहीं है, मगर कमियां बहुत सारी हैं। स्थिति के आदेश से आदरणीय हमारे आदित्य योगीनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यानी बाला साहब ठाकरे जी के बाद अगर मैं सम्मान करता हूं तो आदित्यनाथ योगी जी का करता हूं, क्योंकि वो कट्टर हिंदुत्व में बोलते हैं। उनका बिल्कुल जैसे पिखर खुलकर बोलना बाला साहब ठाकरे जी का था, वैसे ही आदित्यनाथ योगी जी का है। तो हम उनका सम्मान करते हैं। देश में प्रदेश में जिस तरीके की गुंडागर्दी खत्म हुई है, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों की जो आबरू लूटी जा रही थी, उनको छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी, वो अब बंद हैं। तो हम उनका सम्मान करते हैं। और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी चल रही है, और आने वाले समय में अगर योगी जी रहेंगे तो हम भी वोट योगी जी को ही देंगे। ये तो ठीक है। तुम्हारे राष्ट्रीय नेता तो गठबंधन के साथ हैं और आप? ये बड़े नेताओं के ऊपर की राजनीति है, मगर हमने अपने शहर, अपने बुलंदशहर के लिए काम किया है और करते हैं और करते रहेंगे। अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने की है, अभी उसका एक सफल आयोजन यहाँ हुआ है। तो अपोजिशन के लीडर बोल रहे थे कि भाई इन्होंने तो ये फालतू पैसा खर्च किया है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, कोई ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो आप किस तरीके से देखते हैं उसको? ऐसा है, G20 का जो सम्मेलन हुआ है, देश में हमारे मजबूती आई है। क्योंकि जो देश हमारे भारत को बहुत कम अंकों में आंका करते थे, आज बाहर के लोग यहाँ पर आए और उन लोगों ने हमारी शक्ति को देखा। इसमें जनता को बहुत बड़ा लाभ भी मिला है कि वहाँ से हमारा रोजगार शुरू होगा, हमारा आगे आने वाले समय में बच्चों का भविष्य तैयार होगा। तो उस स्थिति में तो बहुत मजबूत किया है। मगर मेरी दो ही मांग हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आपके चैनल द्वारा कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम भाजपा कर रही है, मगर थोड़ा सा रोजगार और थोड़ा सी महंगाई को अगर काबू कर लें तो इससे बढ़िया सरकार नहीं है। चलिए ठीक है। अभिनव जी, तो आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं आपकी पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शोषित, वंचित और असहाय लोगों को हमेशा ही सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है। हम बात करें अगर बुलंदशहर की, बुलंदशहर के चारों तरफ आप देख रहे हैं, अगर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप यहाँ से दिल्ली चले जाएं, 1-1.5 घंटे की महज दूरी पे आज बहुत आसानी से आप जा सकते हैं। एक समय था जब यहाँ पर जब व्यापारी दिल्ली से माल लेके नहीं आ पाता था, उससे रास्ते में जो गाड़ी लूट ली जाती थी, आज वो अपना व्यापार भी ढंग से कर रहा है, अपना माल भी ढंग से ले आता है। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज यहाँ बनना जा रहा है, जिससे यहाँ की जनता को बहुत लाभ मिलेगा, यहाँ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बुलंदशहर से मात्र थोड़ी दूरी पर ही जेवर पे एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल। तो ऐसा नहीं है, काम बहुत हो रहा है। अपने हर तरफ हर क्षेत्र में शोषित, वंचित, किसान, गरीब कल्याण सबके लिए काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ मजबूत होता जा रहा है। हम बात करें अगर केंद्र की विश्व गुरु बनते हुए आप देख रहे हैं, G20 का सफल आपने अभी यहाँ पर जिक्र करा। G20 के माध्यम से पूरे
पूरे विश्व ने भारत की ताकत को देखा। आज हमारा भारत विश्व गुरु बनने के लिए ये पहली झांकी थी, ये पहली सीढ़ी थी जो देखा। आज पूरा विश्व भी, अमेरिका भी आज भारत की तरफ देखता है। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें आज अमेरिका के पास एनिमेशन नहीं है। आज एनिमेशन की उपलब्धता कराने के लिए वो भारत में फैक्ट्री डालने के लिए तैयार है। तो भारत में रोजगार, अवसर, आत्मनिर्भरता जो बढ़ी है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्पों के माध्यम से बढ़ी है। अच्छा, एक सवाल हम बुलंदशहर जनपद का ही ले लेते हैं। यहाँ 7 विधायक आपके हैं, एमपी आपके हैं, नगर पालिका के चेयरमैन आपकी हैं। बुलंदशहर सिटी के अंदर बंदरों का बड़ा आतंक है। बंदर, लोग घरों में ऐसे रहते हैं जैसे जेल में जाली लगी हुई होती है ना, जी, उस तरीके से। जी। मैंने आपकी नगर पालिका की चेयरमैन थी, उनको इंटरव्यू में भी मैंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इनको बंदरों को जंगल में या जहाँ भी इनका स्थान है वहाँ भिजवाएंगे। तो इस पर क्या आपका सोचना है? मैं बताना चाहूँगा इस संबंध में उन्होंने हर वार्ड में जगह जगह चुनाव के दौरान भी दौरा किया, उसके बाद भी लगातार उनका हर वार्ड में बड़ा अच्छा उनका दौरा चल रहा है, जिसमें हर जगह की आवारा पालतू जानवर, जिसमें आपके बंदर भी हैं, गाय भी हैं, कुत्ते भी हैं, इस तरह की जो है आ रही है दिक्कत। तो उसमें जैसे अभी बजट में उसमें आया भी है वहाँ पर बंदरों की नसबंदी का, उनका पकड़ने के लिए, तो उस संबंध में कार्य चल रहा है। अभी 2 ही बोर्ड बैठक हुई है, बहुत जल्दी आपको ये सुविधाएं मतलब ये होती चली जाएंगी। गाय और कुत्तों से ज़्यादा आतंक बंदरों का है कि बंदर, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती, और कंडीशन ऐसी है कि आप अगर घर में जाली है तो सुरक्षित हैं, नहीं तो पता नहीं बंदर कब आपके गाल पे चांटा मार जाए। बिल्कुल जी मैडम। कुत्तों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है, बंदरों का भी बहुत ज़्यादा आतंक है। क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए जाली वगैरह नहीं लगी हुई है तो बंदर घुस जाते हैं, फ्रिज में से सामान निकाल के ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं। अगर हम कपड़े भी नहीं सुखा सकते हैं छतों पर, कपड़े अगर सुखा दिए तो ये मत समझिएगा सूखने के बाद वो आपके पास ही आएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, फाड़ देते हैं। और आप पहले तो हम बड़े मतलब छतों पर गेहूँ सुखाना, सारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन इस समय बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आप बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, बच्चों से ज़्यादा चिपट जाते हैं। ये नहीं है कि हम उनको छेड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बिना छेड़े बिना मारे भी बंदर चिपट जाते हैं। कुत्ते हैं, कुत्ते काट लेते हैं। कई बार हमारी गली में कुत्तों का आतंक हुआ है। और मान लीजिए आप बाइक या स्कूटी पे जा रहे हैं, सामने से अचानक कुत्ते आ जाते हैं, या गाय, आजकल गाय देखिए, गाय इतनी ज़्यादा घूम रही हैं। पहले योगी जी ने ये गौशाला खुलवाई थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब गौशाला खुलवाई है तो ये गाय कहाँ से आ रही हैं? क्या गौशाला में उनके लिए चारा नहीं है? क्या गौशाला में उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है? वो सब वादे सब कहाँ चले गए जो गायों का इतना ध्यान दिया जा रहा है? मतलब गायों का जो जवाब है वो किसान यूनियन की नेताएं बताएंगे कि ये गायों का कुछ ज्यादा आतंक हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं। गाय आ कहाँ से रही है? सर यही तो जानना है हमें, गौशाला में गाय थी। किसान नेता बताएंगे ना कि गाय आ कहाँ से रही है। क्यों मैडम, आगे आइए आप। ये गाय जो रोड्स पर घूम रही हैं या आवारा जो है, ये आ कहाँ से रही हैं? इनका कहीं पाकिस्तान से ट्रांसपोर्ट? सर नहीं, गाय कहीं से नहीं आ रही है, गाय हम लोग ही छोड़ देते हैं। जब दूध नहीं देती हैं तो गांव को ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो गौशाला खुली हैं उनमें भी गाय नहीं सुरक्षित है। आप जब ये बताइए कि हम लोग जब इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जो चीज हमें दूध दे रही है, जो गाय दूध दे रही है उसको रख रहे हैं, और जो नहीं दे रही है उसको छोड़ दे रहे हैं, इसमें हमारी गलती है सर। इसमें सरकार को प्रॉपर एक दोष देना, वो तो शायद मुझे नहीं। सरकार को दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जितनी गौशालाएं बनी है, योगी जी ने गौशालाएं इतनी बनाई हैं, लेकिन गाय इतनी ही उससे ज्यादा घूम रही हैं। यही तो अब जब गाय दूध देना बंद कर देती है, छोड़ देते हैं। हाँ नहीं, वो तो छोड़ ही देते हैं देखो, लेकिन गाय जितनी गौशाला है उसके हिसाब देख के गाय सुरक्षित नहीं है। फिर बंदर आपके यहाँ परेशान करते हाँ जी, बहुत है बंदर, तो बहुत है, बहुत ज्यादा बंदर है। नगर पालिका की जो चेयरमैन है वो भी महिला है, तो उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मैडम प्लीज़ आप देखिए, शहर में जो बंदर इतना आतंक उठा रहे हैं, कृपा करके इन बंदरों की व्यवस्था करी जाए, इन्हें इनका जो स्थान है वहाँ पर भेज दिया जाए। लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बंदर अगर उठाए हैं आपने शांति निकेतन से तो छोड़ गए यहाँ पर लक्ष्मी नगर में, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग शिकायत करते हैं तो कहीं के बंदर उठा करके कहीं छोड़ दिए जाते हैं, वो वहाँ करके आतंक उठाते हैं बहुत ज़्यादा। आप ना जो जनसंख्या समाधान चला रही हैं उसमें बंदरों की जो जनसंख्या है, नहीं बंदरों की तो जनसंख्या है सर, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं बढ़ती जनसंख्या के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बंदरों की भी तो जनसंख्या, वो भी बंदरों की भी जनसंख्या, उससे तो परेशानियां बढ़ रही हैं। ज्यादा बंदर होंगे तो उतना ही संकट खड़ा होगा। पहले कहाँ थे इतने बंदर? चलिए ठीक है। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।
आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।